देखो पिछली वीडियो में लिया था अपन ने टॉर्क का इक्वेशन मैग्नेट के लिए कॉइल के साथ कंपेयर करके लिया था। सेकंड लिया था, याद है ना, एनर्जी वाला। तो 90 टू थीटा करवाया था, वो एक चीज याद रखना। और उसके बाद टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाला था। मैग्नेट जब ऑसिलेट होगा इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट I अपॉन mb। ठीक है, I वाज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो एक बार देख लेना। अब ले रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यानी स्मॉल m, ये कैसे रिलेटेड है? मैग्नेट से। ठीक है, तो करंट कैरिंग वायर में क्या डेवलप होता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी अपन ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो सर्कुलर ऑर्बिट में है। देखो सपोज दिस इज द करंट कैरिंग वायर, सर्कुलर वायर, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा मतलब अपोजिट डायरेक्शन में क्या मूव हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। अपोजिट डायरेक्शन में क्या मूव हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्लो ऑफ चार्ज यानी करंट जो बोल रहे हैं वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। ठीक है, ये सर्कुलर कॉइल, इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो इसका क्या निकाल सकते हैं अपन? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये निकाल सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसका करंट कैरिंग वायर है। और अपन ने मैग्नेटिक इंडक्शन निकाला भी है सेंटर पर। ठीक है, इसके पहले वाले चैप्टर में अपन ने मैग्नेटिक इंडक्शन निकाला है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का कॉइल का फॉर्मूला भी बनाया था। इट इज NIA। N is the number of turns, I is the current and A is the area। तो करंट फ्लो हो रहा मतलब क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन से मोशन में है? सर्कुलर मोशन में। उसी तरह सपोज हाइड्रोजन एटम कंसीडर करो, ये न्यूक्लियस और एक ही इलेक्ट्रॉन ले लो अभी फिलहाल के लिए, ये इलेक्ट्रॉन कौन से मोशन में है? सर्कुलर मोशन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कौन से मोशन में थे? सर्कुलर मोशन में। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में बता रहा, कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन की मोशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक नहीं है, बहुत सारे हैं। यहाँ पे अभी फिलहाल एक ही इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर रहे हैं, समझो हाइड्रोजन एटम है, लिखना नहीं है, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि सपोज हाइड्रोजन एटम कंसीडर, एक ही प्रोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में, तो ये और ये इक्विवेलेंट है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, सिर्फ फर्क इतना है यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है तो इसका भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होना चाहिए। तो याद रखना इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो ध्यान रखो कि मैग्नेटिक फील्ड तभी प्रोड्यूस होगी when a charged particle is in motion। magnetic field is only produced when a charged particle is in motion। करंट कैरिंग वायर में चार्ज पार्टिकल रहते हैं मोशन में, तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। फिर आप बोलेंगे सर Fe3O4 यानी अपना मैग्नेट, या इसको मैग्नेटाइट भी बोलते हैं। अपन जो मैग्नेट यूज करते हैं, मैग्नेट घर में यूज करते हैं बाहर मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसका फॉर्मूला है, नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट का फॉर्मूला है Fe3O4, या उसको मैग्नेटाइट भी बोलते हैं, नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट। तो फिर इसमें कहाँ है चार्ज पार्टिकल मोशन में? ये इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, और इलेक्ट्रॉन कौन से मोशन में है? सर्कुलर मोशन में, मतलब चार्ज पार्टिकल गायब है मोशन में। फिर तुम बोलेंगे सर Fe3O4 क्यों? गोल्ड है, सिल्वर है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, ये सब चीजें भी मैग्नेट की तरह क्यों नहीं बिहेव करती? तो उसके पीछे एक्सप्लेनेशन है, इसके बाद लेंगे। पहले ये फॉर्मूला डिराइव कर लेते, फिर इसके बाद अपन सभी सब्सटेंस के बारे में स्टडी करेंगे कि यही सिर्फ एक ऐसा सब्सटेंस क्यों है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता, बाकी सब्सटेंस क्यों नहीं दिखाते, जबकि सब में इलेक्ट्रॉन काय में है? मोशन में। तो उसका एक्सप्लेनेशन बाद में लेंगे, है यही चैप्टर में है। और याद रखना मैग्नेटिक फील्ड तभी प्रोड्यूस होगी व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन। करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है क्योंकि चार्ज पार्टिकल मोशन में है। Fe3O4 यानी नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट, जो जमीन में से मिलता है नेचुरल मैग्नेट, उसमें भी चार्ज पार्टिकल मोशन में है। इलेक्ट्रॉन कौन से मोशन में है? सर्कुलर। फिर बाकी सब्सटेंस में क्यों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं, सिर्फ इसी में क्यों है? इसको क्या भगवान ने वरदान दिया था? तथास्तु। तो इसका एक्सप्लेनेशन अपन बाद में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक सब्सटेंस अपने को मालूम है, अपने बचपन से ये पढ़े Fe3O4 यानी मैग्नेट। मैग्नेट आयरन के पास लेके जाओ, वो आयरन ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो वो अपन बाद में देखेंगे। सिर्फ इसमें
याद रखना करंट कैरिंग वायर ये चार्ज पार्टिकल मोशन में, Fe3O4 में ये चार्ज पार्टिकल का है मोशन। तो फिर बाकी सब्सटेंस में ऐसा क्यों नहीं है वो बाद में देखेंगे, इसी में ऐसा क्यों है वो देखते बाद में, ठीक है। तो सिर्फ अभी एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये निकाल लेते हैं, इट इज आल्सो बिहेविंग लाइक अ करंट फ्लो एंड इट आल्सो हैज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है जैसे कॉइल का निकालना है। फिर अपन डिटेल में लेंगे Fe3O4 में ही क्यों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, बाकी सब्सटेंस में क्यों नहीं, जबकि इलेक्ट्रॉन तो सब में ही, इलेक्ट्रॉन तो सब में सर्कुलर मोशन है, फिर ये इसमें ही क्यों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, बाकी सब में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों नहीं है वो डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो अभी एक बार ये कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पे फोकस करते हैं। तो याद रखना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी तभी व्हेन देयर इज अ चार्ज पार्टिकल इन मोशन। सन पे भी चार्ज पार्टिकल मोशन में है, तभी वहां से अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड साथ में। तो चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलते हैं अपने को, तो ये ध्यान रखना। तो मैग्नेटिक फील्ड तभी प्रोड्यूस होगी व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन, ठीक है ना। हाइड्रोजन कंसीडर किया है पर लिखना नहीं है, सिर्फ तुम लोगों को बताने के लिए लिखा है ना। करंट, अब यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो Q अपॉन T की जगह E लिखेंगे, E अपॉन T, और एक रोटेशन के लिए जो टाइम लगेगा वो है कैपिटल T, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन रोटेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब ध्यान दो, एक रोटेशन के लिए जो टाइम लग रहा है वो है t, तो उसका फॉर्मूला रहेगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, या सारा फॉर्मूला है वेलोसिटी, लिख लेते हैं पहले वही लिखते हैं। सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन सर्कमफ्रेंस 2 pi r अपॉन टाइम t, इट इंप्लाइज t इज इक्वल्स टू 2 pi r अपॉन v, इसमें सब्स्टिट्यूट करो। सो I इज इक्वल्स टू E अपॉन में ये 2 pi r अपॉन में v लिखने की जगह हाई, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2, यहाँ तक है। कॉइल के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या यूज किया था, m मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, नंबर ऑफ टर्न्स तो लेने ही नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में घूम रहा, सो I into a, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा चेंज करेंगे, m ऑर्बिट कर देंगे, यानी कौन सा मोशन है, ऑर्बिटल मोशन। कौन सा मोशन है, ऑर्बिटल। जैसे प्लैनेट के दो मोशन रहते हैं, अर्थ के दो मोशन है, कैसे एक सन के राउंड उसको ऑर्बिटल मोशन बोलेंगे, और एक खुद के राउंड उसको स्पिन मोशन बोलेंगे। सेम वे इलेक्ट्रॉन के भी दो मोशन है, एक खुद के एक्सिस के राउंड स्पिन और एक न्यूक्लियस के राउंड ऑर्बिटल मोशन। तो अभी अपन ऑर्बिटल मोशन कंसीडर कर रहे हैं, स्पिन वाला मोशन कंसीडर नहीं कर रहे। जैसे प्लैनेट है वैसे इलेक्ट्रॉन है, प्लैनेट इज रिवॉल्विंग राउंड द सन, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन में दो टाइप के मोशन, न्यूक्लियस के राउंड ऑर्बिटल जो अपन ने लिया है, और खुद के एक्सिस के राउंड स्पिन, ठीक है, वो नहीं लिया है। आई की वैल्यू यहाँ से डालो, E B अपॉन 2 pi r इंटू एरिया पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए ORB लिख रहे हैं ऑर्बिटल मोशन के लिए, पाई पाई कैंसल, ये बचेगा E B, एक R बचेगा और ये 1/2, या EBR अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट स्मॉल m ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, EBR अपॉन 2। 2 मार्क के लिए आ सकता है, शो दैट द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय EBR अपॉन 2, या फिर डिराइव द इक्वेशन फॉर
मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। 2 मार्क के लिए आ सकता है और आया हुआ भी एग्जाम में, मतलब पुराने सिलेबस में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। सो ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये है EVR/2 या हाफ EVR। तो ये एक बार देखो, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ये देख लो, इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखो ये ना, इसको थोड़ा अरेंज करने वाला है। ये तो हो गया ना, ये मिटा देंगे। यहाँ लिख लेते एक बार थोड़ा सा। एंगुलर मोमेंटम याद है? अरे रोटेशनल मोशन में हुआ है। इट इज लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिनियरली, उसकी वेलोसिटी इनटू r। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर को नाम दे देते। देखो शो दैट आया तो यहीं तक करना है, और डिराइव भी आया तो यहीं तक करना है, इसके बाद वाला करना नहीं है। पूछा आगे कंटिन्यू करने को तो फिर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम सर्कुलर मोशन में हुआ है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में ही है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला mv इनटू r। ये फॉर्मूला यूज किया है एंगुलर मोमेंटम का, जब फॉर्मूला डिराइव किया था रोटेशनल मोशन में, L इज इक्वल्स टू I ओमेगा। तो यहीं से शुरुआत करके वो आंसर लाए। तो एक बार देखना, ठीक है। अब अपना ये m ऑर्बिटल इट इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा अरेंज कर रहे हैं, हाफ। ठीक है, mvr ये लिख रहे हो mvr, ये me मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक बार के लिए e लिख रहे हो, ये वेलोसिटी और ये r। तो v और r तो था, e नहीं लिखा है तो e यहां ले लेते हैं अलग से, e/2। नाउ एक्स्ट्रा क्या लिया है m, तो यहाँ पे डिवाइड कर दो me। देखो m कैंसल, EVR/2 वही बचेगा, इसको एंगुलर मोमेंटम लिख दो। सो m ऑर्बिटल इट इज इक्वल्स टू E/2m, ये एंगुलर। तो एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में पूछा तो ये वाला फॉर्मूला है। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में आएगा m ऑर्बिटल, एरो दे दिए, वेक्टर है, इज इक्वल्स टू E/2m वेक्टर l, और यहां डालना माइनस साइन। माइनस साइन डालना मत भूलना। अब माइनस साइन क्यों आई ये वाली? नेगेटिव साइन शोज दैट l एंड m ऑर्बिटल आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में कैसे होता है? तो ये मिटा है। देखो ये समझो, वो ऑर्बिट सर्कुलर, ये करंट की डायरेक्शन है। करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन मतलब कन्वेंशनल करंट की। राइट हैंड रूल लगाओ, कर्व फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो ये है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m ऑर्बिटल। नाउ बट देखो ये कन्वेंशनल करंट है, इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है। इससे पहले बताया था ना कि कन्वेंशनल करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब मोशन ये डायरेक्शन में। राइट हैंड रूल मोशन के लिए, मोशन कर्व फिंगर्स, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ दैट एक्सियल वेक्टर एंगुलर मोमेंटम। तो ये आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम। तो करंट ये वाली डायरेक्शन में लिया है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में कन्वेंशनल करंट। राइट हैंड रूल, कर्व फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ m। नाउ मोशन ये डायरेक्शन है, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ओमेगा की डायरेक्शन, ओमेगा की डायरेक्शन में है, ओमेगा की डायरेक्शन है ये राइट हैंड रूल से, कर्व फिंगर मोशन, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो ये मोशन है देखो इलेक्ट्रॉन का, करंट वाली नहीं, ये मोशन है इलेक्ट्रॉन का करंट के अपोजिट में। देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। ठीक है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। ये देखो, तो ये माइनस साइन डालना है यहाँ पे, वापस लिख देते हैं अच्छे से। तो इट इज माइनस ये E/2m into l वेक्टर। तो याद रखना m ऑर्बिट और l अपोजिट
माइनस देखिए तो ये देखो इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं m ऑर्बिटल अपॉन मैग्नीट्यूड ले लेते l, यानी ये छोटा सा लिखना नीचे ऑर्बिटल मल्टीप्लाई नहीं m ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला क्या है ट्वाइस m e अपॉन ट्वाइस m, e कांस्टेंट m कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट ही रहेगा, इट इज कॉल्ड gyromagnetic ratio, इट इज कॉल्ड gyromagnetic ratio। डेफिनेशन आई मतलब लिखी हुई नहीं है पर आई तो अपन लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। gyromagnetic ratio is defined as the ratio of magnetic dipole moment of electron to its angular momentum, e upon twice m, charge on electron constant, mass of electron constant, this is e mass of electron, यहाँ लिखा है यहाँ पे लिखा है, so it is constant, तो constant है, वैल्यू याद रखो 8.8 into 10 raised to power 10, चार्ज का कूलम, मास का केजी, कूलम पर केजी, दिस इज द वैल्यू ऑफ gyromagnetic ratio, gyromagnetic ratio 8.8 into 10 raised to power 10 कूलम पर केजी, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू its angular momentum, e upon twice m equal to, so it is called gyromagnetic ratio, constant है, वैल्यू फिक्स है 8.8 into 10 raised to 10 कूलम पर केजी, 8.8 into 10 raised to 10 कूलम पर केजी। तो ये पूरा यहाँ तक हो गया, शो दैट आया तो वहीं तक आएगा, अगर ये पूछा शो दैट में तो यहाँ तक लिखना, रिलेशन निकालने के लिए बोलेंगे, अगर सिर्फ gyromagnetic ratio आया तो यहाँ से शुरू करके यहाँ तक लिख सकते हैं। देखो वैल्यू याद रखो फिर इन द ब्लैंक वगैरह के लिए, या इक्वेशन याद रखो, देखिए तो gyromagnetic रेशियो भी याद रखना, उसकी डेफिनेशन नहीं है पर अगर किसी ने पूछा तो अपन यही लिखना, gyromagnetic रेशियो इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू इट्स एंगुलर मोमेंटम, वही डेफिनेशन है, e कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट है, इट इज कॉल्ड gyromagnetic रेशियो, वैल्यू याद रखो 8.8 into 10 raised to 10 कूलम और मास केजी, यानी कूलम पर केजी, कूलम पर केजी, ठीक है। तो किसी ने पूछा कि भाई चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो ही मैग्नेटिक फील्ड रहती है, तो फिर Fe3O4 में कहां से आए, यहां से आए, उसमें भी इलेक्ट्रॉन का है मोशन में, इलेक्ट्रॉन मोशन में मतलब चार्ज पार्टिकल मोशन में, तो वो भी क्या प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड, फिर बाकी क्यों नहीं करते वो अपन बात करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन है ऊपर नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो ये देख लो एक बार, इसको लेके नेक्स्ट पे जाए, देखो आगे बोर्स मैग्नेटॉन, ध्यान से देखना, सिंगल इलेक्ट्रॉन मींस बोर याद होगा आपको, केमिस्ट्री में भी हुआ है, अपने को आगे वाले चैप्टर में है एटम के बारे में, तो रुदरफोर्ड का भी है, नील्स बोर का भी है कि उन्होंने एटॉमिक मॉडल क्या दिया था, तो वो तब देखेंगे, पर अभी याद रखो बोर मैग्नेटॉन, हाइड्रोजन भी दिया था नील्स बोर ने, ये न्यूक्लियस, ये एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ओनली वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, तो नील्स बोर ने हाइड्रोजन एटम के लिए ही दिए थे, तो उनका सेकंड पोस्टुलेट था, तो डायरेक्ट लिख रहे, ध्यान देना, सेकंड पोस्टुलेट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन
revolving around the nucleus is integral multiple where n can be 1 2 3. इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और इट इज आल्सो नोन एज ऑर्बिट नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ऑर्बिट नंबर. सो अकॉर्डिंग टू नील्स बोर, ये अपने को है बाद में स्टेटमेंट, पर अभी फिलहाल एक स्टेटमेंट याद रखना. इसको बोलते हैं सेकंड पोस्टुलेट. टोटल उन्होंने 3 पोस्टुलेट दिए थे, उसमें का ये सेकंड पोस्टुलेट है. The angular momentum of electron, according to him, is integral multiple of h upon 2 pi. This is equation number 1. Where n is 1, 2, 3, integral multiple, integer, and it is called orbit number या principal quantum number. Orbit number या principal quantum number. तो ये थोड़ा सा याद रखना. ये आएगा बाद में. According to Niels Bohr, angular momentum of an electron is integral multiple of h upon 2 pi, where n is ये और h constant है, Planck's constant. ये भी याद रखना. तो ये होगा है अपने को बाद में, पर इस चैप्टर के बाद में है. वो चैप्टर जब आएगा तब लेंगे. अभी फिलहाल ये याद रखना. ये है नील्स बोर का सेकंड पोस्टुलेट. तो बोहर मैग्नेट्रॉन ले रहे हाइड्रोजन एटम के लिए लेंगे जहां n की वैल्यू लास्ट में 1 डाल देंगे, क्योंकि कौन सा ऑर्बिट है खाली फर्स्ट. ठीक है. हाँ, तो देखो फिर से स्टेटमेंट सुनना. नील्स बोर का सेकंड पोस्टुलेट. रुदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया और उसमें प्रॉब्लम थी, तो फिर किसने एटॉमिक मॉडल दिया? नील्स बोर ने. तो उनका सेकंड पोस्टुलेट ये है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी L इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi. तो n is 1 2 3, it is called and so on. It is called orbit number या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ऑर्बिट नंबर सिंपल है, याद रखो, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. एंड h इज प्लैंक्स कांस्टेंट. h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट. ठीक है, ये बाद में आएगा, और अभी फिलहाल इतना याद रखना. अपना फार्मूला जो इसके पहले डिराइव किया था, m ऑर्बिटल विल बी इक्वल टू क्या था? e अपॉन ट्वाइस m इनटू l. l को इधर किया था तो ये बन गया था क्या? मैग्नेटिक रेशियो. तो वो नहीं, e ना. सो e अपॉन ट्वाइस m इनटू ये है e मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये वैल्यू डाल दो n h upon 2 pi. So this equation becomes m orbital will be e n h upon 2 pi m e. Now यहाँ डाल देंगे n की वैल्यू 1. एक ही ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए. So m orbital will be equal to n की वैल्यू 1 है e h upon 2 pi m e. This is called बोहर्स मैग्नेट्रॉन. ये जो इक्वेशन बना है इसको बोलेंगे बोहर मैग्नेट्रॉन. उन्होंने हाइड्रोजन एटम के लिए था. बाकी किसी भी एटम के लिए अब अगर लिखना है तो इसी के यूनिट में लिखेंगे और इसको शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे Bm, बोहर्स मैग्नेट्रॉन Bm. ठीक है, इसकी वैल्यू याद रखो 9.274 into 10⁻²⁴. सभी कांस्टेंट है. E कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, pi कांस्टेंट है, Me मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, छोटा सा ये है, एम्पियर मीटर स्क्वायर. तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कौन सा एटम का है? हाइड्रोजन एटम का. बाकी किसी भी एटम के लिए अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिखना है तो इसी यूनिट में लिखेंगे. बोहर्स मैग्नेट्रॉन केस में Bm. तो 1 Bm इज 9.274 into 10⁻²⁴. टेक्स्ट बुक में गलत लिखा है, यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर लिखा है, जबकि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या है? एम्पियर मीटर स्क्वायर. तो वो थोड़ा सा चेंज करना. टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है एम्पियर मीटर स्क्वायर. तो वो यूनिट चेंज करना. टेक्स्ट बुक में एम्पियर पर मीटर स्क्वायर दिया है, पर यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर. तो ये 1 Bm का कन्वर्शन होगा. तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए समझो n की वैल्यू क्या डालते हैं? 1. अब
किसी और ऑर्बिट के लिए, किसी अलग एटम के लिए जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, उनके लिए अगर लिखना है तो बोर्स मैग्नेटॉन के फॉर्म में लिखेंगे। एंड 1 बोर्स मैग्नेटॉन इज, यानी ये इसकी वैल्यू 9.274 into 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। 9.274 into 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। टेक्स्ट बुक में एम्पियर पर मीटर स्क्वायर दिया है, पर यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखो। ठीक है, तो ये हो गया बोर्स मैग्नेटॉन n = 1। ये इक्वेशन याद रखो, इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद रखो, इसको लिखते शॉर्ट में Bm 1 बोर्स मैग्नेटॉन, यानी ये इसका आंसर आएगा 9.274 into 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और बाकी किसी एटम के लिए लिखना है तो उसका यूनिट यही रखेंगे, बोर्स मैग्नेटॉन। एंड 1 बोर्स मैग्नेटॉन इज ये 9.274 into 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखो ये याद रखो बोर्स मैग्नेटॉन। ये सिर्फ तुम लोग को याद रखना है कि नील्स बोर का सेकंड पोस्टुलेट है, अकॉर्डिंग टू हिम एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इंटीजर 1 2 3 एंड सो ऑन, इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और सिंपल बोलेंगे तो ऑर्बिट नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या ऑर्बिट नंबर, और h है प्लैंक्स कांस्टेंट। देख लो ये देखो, ये हो गया, याद रखना यार। देखो आज का वीडियो यही खत्म हो गया, समझो। ये जो ले रहे हैं वो जस्ट बेसिक ले रहा आगे वाले के लिए, फिर से लेंगे, फिर से वापस लेंगे, ठीक है। तो ये जस्ट बेसिक है, इसको वापस से आना है, ये सिर्फ समझाने के लिए ले रहा, बाद में देखेंगे इसको डिटेल में और इसके रीजंस भी देखेंगे। तो अभी तक है ये वीडियो यही खत्म हो गया। ये जो आगे ले रहा है जस्ट समझाने के लिए ले रहा है, ये वापस से एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो इसमें टेक्स्ट बुक में से पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार बाद में देखेंगे। Fe3O4 मैंने बोला कि अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो क्या डेवलप होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन काय में है, मोशन में, ठीक है। तो इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, ये रहा अपना नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड खुद की है, ठीक है। तो इसमें भी चार्ज पार्टिकल मोशन में है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं। फिर बाकी सब्सटेंस में भी तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं, फिर उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों नहीं है या उनकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं है, वो देखना। तो बेसिकली मैग्नेटिक सब्सटेंस को या मैग्नेटिक मटेरियल को 3 इसमें डिवाइड किया है। ये वापस से दूंगा, ये जस्ट एक जनरलाइज बता रहा, बाद में डिटेल में लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब ये इसके एग्जांपल लिख लेते पहले। एग्जांपल है समझो सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, लीड एक्सेट्रा, ठीक है। पैरामैग्नेटिक के लिए और भी एग्जांपल है, एग्जांपल आप लोग को नोट्स मिलेंगी या टेक्स्ट में से आप लोगों को लर्न करना है। तो अब अपन ये लॉजिक समझ रहे हैं कि Fe3O4 में ही थोड़ी इलेक्ट्रॉन मोशन में है, इनमें भी तो इलेक्ट्रॉन मोशन में है, फिर ये मैग्नेट की तरह क्यों नहीं बिहेव करते, सिर्फ Fe3O4 ही क्यों मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उसका जस्ट एक शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन बता रहा। ये हो गया डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नीशियम समझो एग्जांपल, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, प्लैटिनम एक्सेट्रा, ठीक है। आयरन, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो अपन बचपन से देखते हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकेल एंड देयर अलॉयज। मैग्नेट इनको अट्रैक्ट करता है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। अपन ने देखा है ना कि अगर आप मैग्नेट आयरन के टुकड़ों के पास लेके जाएंगे तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो आप समझ जाओ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस है, देखो सपोज ये मैंने मैग्नेट लिया, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इसके बाजू में एक सिल्वर का टुकड़ा रख दिया, सिल्वर,
सिल्वर का टुकड़ा रख दिया, ठीक है। अब याद रखना, जब आप कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेट के बाजू में रखेंगे, यानी ये Fe3O4 है, यानी मैग्नेट है समझो, मैग्नेट के बाजू में ये सिल्वर रखा, तो ये Fe3O4 है, इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि चार्ज पार्टिकल मोशन में है। फिर सिल्वर में भी तो चार्ज पार्टिकल मोशन में है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है कुछ क्लॉकवाइज है कुछ एंटी क्लॉकवाइज है, नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो है। So single atom does not behave like a magnet. Single atom does not behave like a magnet. So we can say substance will not behave like a magnet. Substance is not behaving like a magnet. तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैंसिल कर देंगे। एक का क्लॉकवाइज है समझो, एक का एंटी क्लॉकवाइज है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, एक का ये डायरेक्शन में दूसरे का ये डायरेक्शन में, तो नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज जीरो। मींस सिंगल एटम इज नॉट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, सो सब्सटेंस इज नॉट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। बट जब आप इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन की मोशन फास्ट हो जाएंगी और कुछ की स्लो, और ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब ऐसे सिल्वर का टुकड़ा भी अब मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोशन चेंज हो गई। अपन ने देखा है कि व्हेन अ करंट कैरिंग वायर इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस द फोर्स, उसी तरह इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन भी क्या एक्सपीरियंस करेंगे? फोर्स। तो कुछ पे एक डायरेक्शन में कुछ पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डेवलप हुआ। नाउ दिस पीस ऑफ सिल्वर विल आल्सो बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो ये मैग्नेटाइज हुआ बट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये डायरेक्शन में और इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। तो यहां रिपल्शन होगा। क्या होगा? रिपल्शन। सो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर द सब्सटेंस व्हिच आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। मैग्नेट उनको वीकली क्या करेगा? रिपेल। मैग्नेट उनको क्या करेगा? वीकली रिपेल करेगा। सो जिन सब्सटेंस को मैग्नेट वीकली रिपेल करता दे आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। घर पे बैठ के मैग्नेट के साथ सिल्वर से खेलना मत, घर वाले बोलेंगे कि क्या पढ़ा रहे सर, बेटा आयरन का टुकड़ा ले, आयरन अट्रैक्ट होगा। इसको अगर देखना है तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगेगा, उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट अपने घर में यूज नहीं होता। इसीलिए बचपन से अपने को यही मालूम है कि मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करता? आयरन, कोबाल्ट, निकेल या उनके अलॉयज को। अपने को ये पता ही नहीं कि वो सिल्वर को रिपेल भी करता। पर याद रखना, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर द सब्सटेंस व्हिच आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। ठीक है, तो पहले एटम मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा था, नेट रिजल्टेंट क्या था? जीरो। सब्सटेंस का भी आंसर क्या हो गया? जीरो। बट आप इसको किसी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स चेंज होगा, उसकी वजह से वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो ये मैग्नेटाइज हुआ, ये भी मैग्नेटाइज हुआ, मगर कौन सी डायरेक्शन में? अपोजिट। इसीलिए ये मैग्नेट इसको रिपेल करेगा। घर पे ट्राई मत करना, घर वाले हंसेंगे। उनको भी पढ़ा होगा, उन्होंने भी पहले अगर इंजीनियर डॉक्टर बने तो उन्होंने भी पढ़ा होगा, पर दिमाग से करें। ठीक है, तो याद रखना, जो सिल्वर का टुकड़ा लेकर मैग्नेट के साथ रिपेल करने की कोशिश करेंगे, ऐसा करना नहीं, हंसेंगे। तो याद रखो, यही अपने को पता है। क्यों पता है वो बाद में बता दो। ये क्यों नहीं पता है? क्योंकि इसके लिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए। उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट घरों में यूज नहीं होता, इसीलिए अपने को ये प्रॉपर्टी पता नहीं। बट याद रखो, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, लीड और भी एग्जांपल है, अगर वो किसी दूसरे मैग्नेट की फील्ड में रखो तो वो भी मैग्नेट बन जाएंगे। इट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। इनका क्या हुआ? मैग्नेटाइजेशन। बट कौन सी डायरेक्शन में? इसके अपोजिट में। इसीलिए दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसका नॉर्थ की तरफ बन गया। ठीक है, तो ये तो मैग्नेट है। अब ये सिल्वर का टुकड़ा भी क्या बन गया? मैग्नेट। आप जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड हटाएंगे, इसकी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गई, खत्म। देखो ये समझ में आया? अब पैरामैग्नेटिक करना है। सिंगल एटम बिहेव लाइक अ मैग्नेट। यहां पे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का डायपोल मोमेंट कैंसिल नहीं करेंगे, सिंगल एटम मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगा। बट जब आप सिंगल एटम तो ले नहीं सकते, अपन लेंगे तो टुकड़ा ही लेंगे ना, सब्सटेंस लेंगे पूरा। बट सब्सटेंस का आंसर है जीरो। सब्सटेंस का आंसर है जीरो, मींस इट विल नॉट बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो ये एटम्स की पोजीशन है, सिंगल एटम, ये एटम मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है,
ये भी एटम मैग्नेट की तरफ बिहेव कर रहा है, ये भी एटम मैग्नेट की तरफ बिहेव कर रहा है, ये भी एटम मैग्नेट की तरफ बिहेव कर रहा है, ये भी एटम मैग्नेट की तरफ बिहेव कर रहा है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सभी एटम मैग्नेट की तरफ बिहेव कर रहे हैं। पर उनका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट देखो कैसे है, रैंडम। तो यहां क्या था, इलेक्ट्रॉन ही एक दूसरे का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैंसिल कर रहे थे, मतलब एटम ही मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा था, तो सब्सटेंस भी मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। बट जब उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे एक्सटर्नल, तो ऐसा हो, यहां पे सिंगल एटम मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का कैंसिल नहीं कर रहे हैं, बट सब्सटेंस मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हर एटम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अलग अलग डायरेक्शन में है, नेट रिजल्टेंट 0। देखो समझ में आया? तो अब देखो आगे, तो ये मैग्नेट की तरह, एटम ही मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, इसलिए सब्सटेंस मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। पर जब आप उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये मैग्नेटाइज हो गया, ये भी मैग्नेट बन गया, ये भी मैग्नेट बन गया। अब दोनों मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि ये मैग्नेट बना है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो याद रखना, सब्सटेंस व्हिच आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट, उनको कौन से सब्सटेंस बोलते हैं? डायमैग्नेटिक। नाउ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, इसमें क्या होता है, एटम सिंगल एटम में मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, मींस उसके इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व हो रहे हैं, वो एक दूसरे का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैंसिल नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन का कैंसिल नहीं हुआ, मतलब एटम मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, बट सब्सटेंस मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। सब्सटेंस का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है 0। क्यों 0? क्योंकि सभी एटॉमिक मैग्नेट रैंडम डायरेक्शन में ना। अब अगर मान लो ये मैग्नेट है, ये साउथ, ये नॉर्थ, और ये समझो एल्यूमिनियम का टुकड़ा है या प्लैटिनम ले सकते, जो भी लेना है। अब जैसे ही इसको मैग्नेट में रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो इसके भी इलेक्ट्रॉन्स का मोशन चेंज होगा और ये भी अब मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। बट ध्यान देना, इसका मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में, तो ये मैग्नेटाइज हुआ है सेम डायरेक्शन में, बट वीकली मैग्नेटाइज हुआ, इसीलिए ये अट्रैक्ट होगा, मगर वीक अट्रैक्शन रहेगा। ये रिपल्शन था, मगर वीक रिपल्शन था, ये वीक अट्रैक्शन है। तो याद रखो, अगर आप एल्यूमिनियम मैग्नेट के पास लेके जाएंगे तो एल्यूमिनियम को भी वो अट्रैक्ट करता, बट वीकली। इसीलिए याद रखना, अगर ये प्रॉपर्टी भी आपको देखनी है तो आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगेगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज वीक है। तो मैग्नेट जिनको वीकली अट्रैक्ट करता, उनको कौन से सब्सटेंस बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये जो एग्जांपल है, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, प्लैटिनम एक्सेट्रा, एल्यूमिनियम, अगर ये किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो दे आर वीकली अट्रैक्टेड। These substances, diamagnetic substances are weakly repelled. They are weakly repelled. ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड हटाओ, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड गई, प्रॉपर्टी गई। Now, ferromagnetic substance. इसमें भी atom will behave like a magnet, but substance does not behave like a magnet. क्यों मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा वो देखो। इसमें छोटे छोटे रीजन्स है, these regions are called domains. एक डोमेन में, यानी छोटा रीजन, उसको नाम दिया डोमेन, सभी एटॉमिक मैग्नेट यानी सिंगल एटम बिहेव एज अ मैग्नेट, उन सबका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में, बट बाजू वाले का अलग डायरेक्शन है, उसके बाजू वाले का अलग डायरेक्शन है, इसीलिए सब्सटेंस का आंसर 0। तो तीनों केस में अलग अलग चीजें देखो। यहां सब्सटेंस का आंसर क्यों 0 है? क्योंकि एटम का आंसर 0 है। यहां सब्सटेंस का आंसर क्यों 0 है? क्योंकि एटम मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा, बट रैंडमली ओरिएंटेड है। यहां पे भी सब्सटेंस का आंसर 0 है। क्यों 0 है? सिंगल एटम मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा, बट जो डोमेन्स है, ये जो छोटे छोटे रीजन है, दे उसमें सभी एटॉमिक मैग्नेट एक डायरेक्शन में है, बट आजू बाजू वाले रैंडम ओरिएंटेशन है, इसीलिए सब्सटेंस का आंसर यहां पे भी 0। ठीक है ना? देखना है, सब्सटेंस का आंसर तीनों के लिए 0 है ना। अब एक मैग्नेट लिया, ये साउथ, ये नॉर्थ, और उसके बाजू में रख दिया आयरन का पीस। अब ये आयरन का पीस भी जैसे ये मैग्नेटाइज हुआ, जैसे ये मैग्नेटाइज हुआ, ये भी मैग्नेटाइज होगा
सेम डायरेक्शन में। बट ये जो है ये प्रॉपर्टी रहेगी स्ट्रॉन्ग, ये वीक है, ये भी वीक है, पर ये प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग है। तो यहां मैग्नेटाइज हुआ कौन सी डायरेक्शन में? सेम, देखो नॉर्थ साउथ, तो ये अट्रैक्शन है बट स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। सो ये प्रॉपर्टी आपको वीक मैग्नेट के साथ भी देखने को मिल जाएगी बिकॉज अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग। इसीलिए अपन बचपन से जानते हैं कि मैग्नेट जो है आयरन के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, एल्यूमिनियम के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये अपने को मालूम ही नहीं है क्योंकि वो प्रॉपर्टी वीक है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए, इसके लिए वीक मैग्नेट रहा तो भी चल जाएगा। सो मैग्नेट जिन सब्सटेंस को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता वो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ऐसे तीन इसमें डिवाइड किए, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर द सब्सटेंस व्हिच आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर द सब्सटेंस व्हिच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर द सब्सटेंस व्हिच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। समझ में आया? बट ये हो गया तीनों में सब्सटेंस का आंसर क्या था? जीरो, बट उनको एक्सटर्नल फील्ड में रखो तो वो भी मैग्नेट बन जाएंगे। तो ये मैग्नेट बने अप्लाइड के अपोजिट में, इसीलिए रिपल्शन। ये मैग्नेट बने सेम डायरेक्शन में, इसलिए अट्रैक्शन, बट वीक मैग्नेटाइजेशन है इसीलिए वीक अट्रैक्शन है। ये भी मैग्नेट बन गया आयरन का टुकड़ा सेम डायरेक्शन में, ठीक है, इसीलिए क्या है? अट्रैक्शन, बट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन है इसीलिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। बट अपन जो Fe3O4 बोल रहे हैं, Fe3O4 उसके लिए देखते हैं तो आप कोई भी सब्सटेंस लेंगे तो उन तीनों में डिवाइड कर सकते हैं आप। Fe3O4 को अलग से ले लेते हैं, सिर्फ Fe3O4 ही ऐसा है, Fe3O4 नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट जिसमें एटम भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, एटम विल आल्सो बिहेव लाइक अ मैग्नेट एंड सब्सटेंस विल आल्सो बिहेव लाइक अ मैग्नेट। इसमें सब्सटेंस एक दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड या एटम एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल नहीं करेगा। तो यही एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें एटम का भी आंसर कि ये है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और सब्सटेंस भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बाकी तीनों में दो इसमें एटम मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था बट सब्सटेंस का आंसर जीरो था, और पहले वाले में डायमैग्नेटिक में क्या था? एटम का आंसर जीरो था इसीलिए सब्सटेंस का आंसर भी जीरो था। पर इन तीनों को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक को, तो वो भी मैग्नेट बनेंगे। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली मैग्नेटाइज होगा अपोजिट डायरेक्शन में इसीलिए वीक रिपल्शन, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइज होगा वीकली सेम डायरेक्शन में इसीलिए वीक अट्रैक्शन, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइज होगा कैसे? स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा इसीलिए स्ट्रांग अट्रैक्शन। इसीलिए ये प्रॉपर्टी अपने को वीक मैग्नेट से भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। Fe3O4 में ना एटम का आंसर जीरो है ना सब्सटेंस का आंसर जीरो है, बाकी सब में भी इलेक्ट्रॉन मोशन में है, बाकी सब में भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी हो रहे हैं बट सबका सब्सटेंस का आंसर जीरो है, इसको छोड़। पर उनको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो भी क्या बन जाएंगे? मैग्नेट। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि इसमें ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि एटम भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा, सब्सटेंस भी मैग्नेटिक की तरह बिहेव कर रहा, सब्सटेंस का आंसर जीरो नहीं है। बाकी तीनों जो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक है इसमें सब्सटेंस का आंसर क्या है? जीरो। तो ये फिर से होगा, सिर्फ जस्ट एक्सप्लेनेशन दिया है, नेक्स्ट वीडियो में शुरुआत से लेके पूरा वापस। तो याद रखना ये मैग्नेटाइज हो रहा है, जब आप इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इनका क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइज हुए कौन सी डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में, और मैग्नेटाइजेशन है वीक इसीलिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? रिपेल। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइज होंगे वीकली सेम डायरेक्शन में इसीलिए अट्रैक्शन, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइज होंगे सेम डायरेक्शन में बट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन इसीलिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। ये फिर से होगा और सिर्फ अभी एक जस्ट बेसिक बताया है, तो ये एक बार खाली देखना है, फिर से लेके अपन, वो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी सारे वापस से होंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।